कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं। जनता की मदद के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ये संकट का समय है, सभी को मिलजुल कर कोरोना से लड़ना चाहिए। कोरोना को हराने के लिए सरकारी नियमों को आवश्यक रूप से पालन करना होगा। सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना से चिंतित हैं। राज्यपाल ने अपील की है कि लोग एकजुट होकर मुकाबला करें। हमारे साथ खुद राज्यपाल कलराज मिश्र जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कोरोना संकट को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में और शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सर, सबसे पहले सवाल कोरोना को लेकर ही, कोविड-19 के दौर में प्रदेश के हालात पर आपने किस तरह नजर बनाए हुए हैं आप? लॉकडाउन थर्ड में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और प्रवासी मजदूरों की समस्या को किस तरह लेते हैं? सर, शुरुआत में सवाल यही है, हालात पर नजर कैसे बनाए हुए हैं आप अभी कोरोना को लेकर? आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? राज्यपाल कलराज मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी तकनीकी खामी के कारण फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ वो लोगों से कहना चाहते हैं। लोग घरों में हैं इस वक्त और दूसरे लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार भी अपील कर रही है बार बार लोगों से कि ये संकट का समय है, कम से कम घरों में रहिए। इतना कीजिए कि घरों में रहिए और हो सके तो अपने आसपास कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता है तो उसकी मदद कीजिए। सभी को मिलजुल कर कोरोना से लड़ना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, कोरोना को लेकर चिंतित हैं और अपील भी राज्यपाल ने की है तमाम लोगों से, प्रदेशवासियों से कि एकजुट होकर मुकाबला करना है हम सभी को मिलजुल कर। प्रदेश में लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या आ रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले सवाल यही, कोविड-19 के दौर में प्रदेश के हालात पर आपने किस तरह नजर बनाए हुए हैं आप? प्रदेश में संख्या इस समय पॉजिटिव की बढ़ती जा रही है। अब मुझे कारण लगता है कि यहाँ सैंपलिंग काफ़ी हो रही है। अब तक की जो सैंपलिंग हुई है 1,45,510 सैंपलिंग हुई है, जिसमें से 3,400 से ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं और उसमें से भी 1,500 से ज़्यादा ठीक भी हो गए हैं जी। 100 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जितना सैंपल ले रहे हैं, सैंपल के आधार पर टेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव निकल रहे हैं और इस कारण हमें संख्या ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। कुछ स्थान जरूर हैं जो बड़े हॉटस्पॉट के रूप में हैं, जैसे जयपुर का है, इस समय चित्तौड़गढ़ में है, जोधपुर है। ये सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें एकाएक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उन सारे क्षेत्रों में भी कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां कुछ लोगों के बाहर से आने के कारण उनके संपर्कों के माध्यम से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। तो उन सारे स्थानों को भी चिन्हित करते हुए सैंपल लिया जा रहा है और कहां कहां कैसी स्थिति बन रही है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है जी। तो राजस्थान सरकार इस दिशा में सक्रिय काम कर रही है। सर, लॉकडाउन थर्ड में लोगों के लिए आपका संदेश, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन प्रथम और लॉकडाउन द्वितीय दोनों में जिस तरह से लॉकडाउन का
प्रखरता के साथ पालन किया गया, उसका लाभ प्राप्त हुआ है। अगर लॉकडाउन नहीं रहा होता तो और भी भयंकर स्थिति निर्माण होती। लॉकडाउन थर्ड में भी उसको ठीक से अगर पालन किया गया, जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुरूप काम किया गया, तो इस बीमारी को फैलने से हम अच्छी तरह से रोक सकते हैं। लेकिन इसमें जब छूट हुई है और छूट के क्रम में यह निर्देशित किया गया था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हुआ है, इसके कारण भी दिक्कत जा सकती है। इसे लॉकडाउन थर्ड का प्रभावी तौर पर पालन करना बहुत आवश्यक है। ये ठीक है कि कुछ दुकानों को खोलने के लिए कुछ और भी छूट प्रदान की गई है। 3 प्रकार के क्षेत्र घोषित किए हैं, ग्रीन रेंज, ऑरेंज रेंज और रेड। उसके आधार पर अगर लोग काम करते हैं, ग्रीन रेंज के आधार पर भी, लेकिन लॉकडाउन का समुचित तौर पर पालन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ठीक से पालन किया और ठीक से करवाया गया तो कोरोना जैसे महामारी को हम रोक सकने में सक्षम होंगे। सर और मेरा यही लोगों से आग्रह है कि जो भी लॉकडाउन पालन करने के लिए गाइडलाइन दी गई है, बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए और भीड़ के अंदर मत जाइए, हाथ की सफाई बराबर करते रहिए, मास्क लगा बाहर निकलने का प्रयास करिए। ये सारी चीजों गाइडलाइन के जो दिया गया है, इसको पालन करते हुए चीजों को लोग करें तो मुझे पूरा विश्वास है चीजें ठीक होगी। और मेरी अपील है लोगों से, इसका पालन कड़ाई के साथ करें। सर मान के करेंगे अगर इसका पालन नहीं किया गया तो उसका नुकसान होगा। जी सर, अब सवाल वो जो शायद आपके भी दिल के करीब होगा और तमाम सरकारों के दिल के करीब ये सवाल है, प्रवासी मजदूरों की बात आपसे पूछना चाहूंगा। सर, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्या को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, ये बात तो सही है कि प्रवासी श्रमिकों की हालत ठीक नहीं है और स्वाभाविक है कि वो उन लोगों की प्रबल इच्छा है कि हमें अपने घर पहुंचना चाहिए। जबकि विभिन्न सरकारों ने, विशेषकर राजस्थान के बारे में मैं कह सकता हूं, यहाँ सरकार ने कहा था कि जहां भी मजदूर हैं निश्चित रूप से उनकी शासन की तरफ से पूरी व्यवस्था होगी, भामाशाहों की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और यहाँ घोषणा की गई थी कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो चिंता तो की गई। नहीं, प्रवासी राजस्थान के लोग बाहर जो हैं उनको लाने की बात की जा रही है, आ भी रहे हैं लोग, जगह जगह सूची भी बन रही है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है जी। ये आने के पश्चात इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में शासन ने भी कहा है कि जो भी प्रवासी आएंगे उनको आने के पश्चात 14 दिन के क्वारंटाइन में रखना आवश्यक है। ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन में खाने की व्यवस्था हर प्रकार की चीज की गई है और जब यहाँ उतरेंगे तो उनकी बाकायदे स्क्रीनिंग होगी, चेक किया जाएगा और चेक करने के पश्चात जहां भी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है वहां रखने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक जो आए हैं लोग उस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और जहां तक आपने कहा कि मेरी राय क्या है, भाई आना चाहते हैं तो आए लोग, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लॉकडाउन का समुचित तौर पर पालन होना चाहिए। लेकिन अब तो धीरे धीरे उद्योग खुल रहे हैं जी। अगर प्रवासी आते हैं, श्रमिक आते हैं, तो जिस उद्योग में काम करते रहे हैं, उद्योग खुलने के पश्चात भी जब नहीं रहेंगे श्रमिक, उद्योग चलेगा कैसे, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये एक जरूर इस पर भी विचार करना चाहिए। सर, आदिवासी क्षेत्र के लोगों की बात ना की जाए तो बेमानी होगा। उन लोगों के लिए क्या कुछ नई योजनाएं चलनी चाहिए? देखिए, जनजातीय क्षेत्र में भी जिस तरीके से सारी व्यवस्था की गई है प्रदेश स्तर पर, वहां भी बाकायदे कोशिश की जा रही है कि जहां जहां भी लोग हैं सबके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाए, कोई भूखे पेट सोने न पाए इसकी चिंता की जाए, पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जाए, अन्न की आवश्यकता की पूर्ति की जाए और भी दवा आदि की व्यवस्था भी उनकी की जाए। ये सारी चीजें जनजातीय क्षेत्र में भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में घरों घरों में जो कुछ चीजें लोग तैयार करते थे, बना सकते थे,
जो आम जनता के उपयोग में लाई जा सकती है, वो भी जगह जगह लोग कर रहे हैं। और कोशिशें की जा रही कि जो दूरी है, सोशल डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करते हुए वो सब लोग काम कर रहे हैं। एक मुझे वारा क्षेत्र में और प्रतापगढ़ क्षेत्र में समझा, ये जरूर मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एक मुट्ठी अनाज की योजना वहां के कलेक्टर ने चलाया था, और एक मुट्ठी अनाज योजना के माध्यम से बहुत सारा लाभ लोगों को हुआ। लोग एक मुट्ठी अनाज देते थे, उसके माध्यम से इकट्ठा करते हुए लोगों के बीच में उसको भी बांटने का प्रयास किया गया। तो ये योजना बहुत अच्छी है, वहां के प्रशासन के द्वारा जो चलाई गई, निश्चित रूप से स्तुत्य है। तो जनजातीय क्षेत्र में भी कोशिश की जा रही कि हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब कल्याण निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, मुख्यमंत्री की योजना है, इन योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में जमा किया जा रहा है। और मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अधिकांश लगभग 80-85% लोगों के खाते में, जिनका खाता खुला हुआ है, ये पैसा जमा हुआ है। अच्छा सर, आर्टिस्टों के हालात भी ठीक नहीं है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? किसके लिए? आर्टिस्ट सर। हाँ, कलाकारों के लिए हमने एक मीटिंग स्वयं रखी थी और मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किया था। जो छोटे कलाकार, बड़े कलाकार तो शायद अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छोटे कलाकारों की हालत बड़ी खराब है। तो छोटे कलाकारों के बारे में भी ये आग्रह किया गया था कि उनको भी जगह जगह राशन और आदि की व्यवस्था कराने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ उनके कला का समुचित तौर पर उपयोग हो सके, उसके लिए भी शासकीय स्तर पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ प्रदेशों में तो लोगों ने किया है कि हर कलाकार को 1000 रुपया या 2500 रुपया इस ढंग से दे रहे हैं। जैसे उड़ीसा के बारे में मुझे जानकारी हुई थी, तमिलनाडु के बारे में भी जानकारी हुई, और यहाँ के बारे में जानकारी हुई। यहाँ मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, और प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वीडियो के द्वारा जो भी अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं, यूट्यूब में डालकर उसको लोग देखें, और उनको 2500 रुपया यहाँ दिया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही कि इनको भी, कलाकारों को भी हर स्तर पर कैसी उनकी व्यवस्था हो सकती है किया जाए। कलाकारों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन, जो कला अकादमी है, बाकी के जो कल्चरल एसोसिएशन है, उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन इनके लोगों का हुआ है, उनको सहायता प्रदान की जाए। ये सारी चीजें कलाकारों के बारे में की जा रही है, और मुख्यमंत्री की तरफ से और केंद्र की तरफ से भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अच्छा सर, बीजेपी ने आपको ज्ञापन दिया है, थोड़ा एक सवाल हट के है थोड़ा, बीजेपी ने आपको ज्ञापन दिया है, ये इसे किस तरह से लेते हैं आप? सियासत तो नहीं है? नहीं, ज्ञापन कोई भी दे सकता है जी, और मैं इस समय किसी के बारे में ये नहीं कहूंगा कोई सियासत कर रहा है, क्योंकि ऐसे महामारी के दौरान सभी लोगों को ये लग रहा है कि सब लोगों को साथ में जुड़कर इस महामारी का मुकाबला कैसे किया जाए, ये कोशिश करनी चाहिए, और उस दिशा में लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि बीजेपी या और भी जो सामाजिक संगठन कोई भी ज्ञापन हमारे पास भेजते हैं, तो एक तरह से फीडबैक के रूप में उसको मैं अनुभव करता हूं। और अगर किसी ने ज्ञापन दिया और कहा कि ये चीज यहाँ नहीं हो रही है, या इस तरह की दिक्कत जा रही है, कमी जा रही है, तो मैं उस ज्ञापन को लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के पास भेज देता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि उसमें जो नहीं हो रहा है उसको करने का प्रयास किया जाए, जहां कुछ गड़बड़ हो रही है उसको ठीक किया जाए। इस रूप में लेकर हमने ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी के पास भी। सर, राज्य सरकार ने केंद्र से एक पैकेज की मांग की है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पैकेज को लेकर, इस मांग को लेकर? कोरोना के दौरान आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर हुई है, राजस्थान के भी, बाकी प्रदेशों के भी, देश के भी, और स्वाभाविक है इनका पैकेज मांगना। अब केंद्र सरकार जब सबको पैकेज देगी, हर स्टेट को जब भी देने की स्थिति बनती है, जैसा वो दे रहे हैं वो देंगे, लेकिन केंद्र के द्वारा समय समय पर जो विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वो तो अलग है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ और हमारे भी और भी कुछ लोगों को, जैसे मुझे जानकारी हुई कि सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है
कि हाँ पैकेज भेज दें तो राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को हम पटरी पर ला सकते हैं। अब सरकार के पास पैकेज भेजा है, केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आपस में इस संबंध में वार्ता करके कैसे इस प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। छात्र संघ चुनाव टालने को लेकर एक समिति आपने गठित की थी, उस समिति के सुझाव, उस समिति ने सुझाव दिया आपको कुछ, उस पर क्या कहेंगे आप? हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी जी। तो टास्क फोर्स ने कुछ रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत इस सत्र में जो बड़ा जिसमें नुकसान हुआ है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, कॉलेजेस बंद हैं, सब कुछ है, तो इस सत्र के लिए उन्होंने ये जरूर आग्रह किया था कि जो छुट्टी होती रही है पहले, छुट्टियों में कमी की जाए ताकि अधिक से अधिक छात्र पढ़ सकें, और साथ ही साथ ऐसा कोई काम ना हो जिसके कारण समय अन्य दिशा में चला जाए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि इस समय इस सत्र में अगर छात्र संघ का चुनाव ना हो तो ठीक होगा। ये सुझाव उनका है जी। इन सारे सुझावों को हम प्रदेश सरकार को भेज देंगे, प्रदेश सरकार उसके अनुरूप निर्णय लेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमसे, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। राज्यपाल कलराज मिश्र हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने व्यूज जनता के साथ शेयर किए, दर्शकों के साथ शेयर किए। कोविड-19 कोरोना को लेकर सिर्फ एक अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें।